इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड के प्रसारण और ये समय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात का। कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें हम बात करते हैं कृषि से संबंधित सभी मुद्दों की, और जैसे मौसम परिवर्तन लेता है वैसे ही हमारे कार्यक्रम के जो विषय होते हैं वो भी दिन प्रतिदिन परिवर्तन लेते हैं, जरूरत और मौसम और आपकी जो भी जानकारी आप चाहते हैं उसके मुताबिक। फिलहाल कार्यक्रम में आपके साथ हूं इस समय मैं ज्योत्सना और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विनोद। नमस्कार विनोद, स्वागत है आपका। नमस्कार ज्योत्सना। और आज जिस विषय को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो है बहुत ही जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण विषय है, पोषक तत्वों से भरा हुआ विषय, हरी पत्ते वाली सब्जियों की उन्नत खेती। भाई हरी पत्तियों की जहां तक हम बात करते हैं विनोद, हम सभी जानते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती हैं। बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, पोटेशियम, फाइबर, हीमोग्लोबिन, विटामिन, कोई चीज ऐसी नहीं है जो पत्तेदार सब्जियों के जरिए हमें ना मिलती हो। व्यक्ति जब भी अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, लंबी बीमारी के कारण उसमें कमजोरी आ जाती है, छोटे बच्चे होते हैं, इवन जो माताएं बहनें बुजुर्ग हैं, जो माताएं बहनें प्रेगनेंसी की स्थिति में होती हैं, ऐसी सभी स्थितियों में डॉक्टर सबसे पहली सलाह जो देता है वो देते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों का को ग्रहण करना है, यानी खाना है। बिल्कुल सेवन उन्हीं का करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ज्योत्सना अभी देखो जो समय आ रहा है हमारा, इस टाइम में जो हमारे पास हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनकी बिल्कुल भरमार हमारे पास हो जाती है। जैसे हम बात करें पालक है, मेथी है, इसमें अंदर अलाद, सेलरी, चना, सरसों, कलमी, कोंदरा, बथुआ, चुलाई, पत्ता गोभी, धनिया, अमजोद, लेट्यूस, सलजम और सेलरी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अभी हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं बिल्कुल भरमार हमारे पास एक आ जाएगी। तो उसमें जो भी हमें लगता है कि भाई अपने आसपास यहाँ मौजूद है तो उसका सेवन हमें जरूर करना चाहिए जी। और हरी पत्तेदार पत्ते वाली सब्जियों की उन्नत खेती के बारे में आज विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर BS तोमर, जो कि संयुक्त निर्देशक प्रसार एवं अध्यक्ष शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से आकर हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं हरी पत्ते वाली सब्जियों की। जैसा कि अभी हमने बताया अपने श्रोताओं को, और श्रोता खुद भी जानते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जी जो होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, फाइबर, हीमोग्लोबिन, विटामिन, आयरन, सब चीज़ों से भरपूर होती हैं। यानी कुल मिलाकर हर स्थिति में, हर शारीरिक स्थिति में इनका सेवन अति आवश्यक है। अब जाहिर है जब तक हमारे सभी किसान भाइयों को ये नहीं पता चलेगा कि इनकी खेती कैसे उन्नत होती है, तब तक कार्यक्रम का जो औचित्य है वो अधूरा रहेगा। फोन इन कार्यक्रम है ये। हाँ, और बिल्कुल। तो ज्योत्सना, इसमें जो हमारे श्रोता भाई हैं हम उनको एक बार फोन नंबर दोबारा फिर याद दिला देते हैं। फोन नंबर है 23421081 और जो दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं वो दिल्ली का कोड 011 डायल करना ना भूलें। फोन नंबर एक बार फिर बता देते हैं 01123421081। तो जो भी श्रोता अपने सवाल जवाब डॉक्टर साहब से पूछना चाहता है तो फ़ोन लाइन खुली है, तो वो अपना फ़ोन कर सकते हैं और सीधा सवाल डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि हरे पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उनकी उन्नत खेती जो हम करते हैं, तो सबसे पहले इसमें वो सब्जियां कौन कौन सी हैं हरे पत्ते वाली? देखिए, जो आज का चर्चा का विषय है पत्तेदार सब्जियों की उन्नत खेती, इसमें मैं सबसे पहले अपने जो श्रोता हैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारे पोषण में पत्तेदार सब्जियों का महत्व क्यों है। हाँ। और कितनी मात्रा में हमें प्रतिदिन हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हमारे जो पोषण विशेषज्ञ हैं या भारतीय ये जो शिक्षा अनुसंधान परिषद है ICMR, उनकी सिफारिश है कि हमें प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए और 100 ग्राम फल खाने चाहिए, और 300 ग्राम सब्जियों में 125 ग्राम पत्तेदार सब्जियों का सेवन हमें प्रतिदिन करना चाहिए। मतलब ये मान के चले आधी मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां। हाँ बिल्कुल, हरी पत्तेदार सब्जियों का अगर हम 125 ग्राम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी पोषण की जो आवश्यकताएं हैं
जिनके माध्यम से हमको विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, खनिज लवण जिनको बोलते हैं, और डाइटरी फाइबर मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे जो शरीर में रक्त कोशिकाएं हैं उनको बेहतर जिंदगी देने के लिए, उनकी बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये आवश्यक होते हैं। तो ये तो पत्तेदार सब्जियों का अपना महत्व है। अगर हम प्रतिदिन अपने जीवन में 125 ग्राम पत्तेदार सब्जियों का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको बीमारी से बेहद बचाव हो सकता है। अब बात करते हैं आज के मुख्य विषय को देख करके कि आज कौन कौन सी प्रमुख पत्तेदार सब्जियां हैं जिनकी किसान भाई अभी खेती कर सकते हैं। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, ऐसे पत्तेदार सब्जियां तो हमारे देश में अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह पे उगाई जाती है, लेकिन अगर हम उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो उसमें मैं कहना चाहूँगा अभी पालक की बिजाई हमारे किसान भाई आरंभ कर सकते हैं और कुछ किसान भाइयों ने उनकी बिजाई कर भी चुके होंगे। इसके साथ साथ आप धनिया की अभी बिजाई कर सकते हैं, और जिन किसान भाइयों के पास अभी गमलों में या क्यारियों में बथुआ ये पुदीना है या आपने अरवी लगाई है पत्ते के लिए या मालाबार स्पिनिच है, ये लगे हुए हैं, इनको भी आप अभी आगे बढ़ा सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेथी एक महत्वपूर्ण पत्तेदार सब्जी है जिसकी बिजाई हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और मेथी में भी दो प्रकार की मेथी हैं, एक पूसा अर्ली बंचिंग टाइप है, एक कसूरी टाइप है। तो हम सलाह देते हैं कि किसान भाइयों को पहले पूसा अर्ली बंचिंग टाइप मेथी की किस्मों को बिजाई के लिए इस्तेमाल में करना है। और इसके अतिरिक्त बथुआ है, साग सरसों है, इसके अलावा जो है आपकी पार्सले है, लेचूस है, स्लेरी है, और विदेशी सब्जियों में है। और भी हम बताना चाहें जैसे हमारी प्याज की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं या ऐसी जो है स्पीशीज हैं जिनको हम हरी सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर, जैसे अभी आप देखेंगे आगे आने वाले 15 दिन में ग्रीन लहसुन बाजार में आ जाएगा। या एक बंचिंग ऑनियन है, हमारे संस्थान ने उस किस्म का विकास किया, पूसा सौम्या, वो अभी अवेलेबल है और 15 जुलाई से अवेलेबल है, वो भी ग्रीन पत्तेदार सब्जियों में है। और इसके अलावा जो है आप करी पत्ता है, डोमेस्टिक है, इनको भी हरी पत्ती के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये कैल्शियम, आयरन और दूसरे अन्य एंटीऑक्सीडेंट का बहुत प्रमुख स्रोत है। तो पत्तेदार सब्जियों का एक बहुत बड़ा समूह है जिनको हमारे किसान भाई अभी लगा सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि तापक्रम की स्थिति को देख करके ही बिजाई करना है। ये बात महत्वपूर्ण होती है मेथी के लिए, ये बात महत्वपूर्ण है लेचूस के लिए और अपने बथुए के लिए, क्योंकि इनमें लेचूस के अंदर, मेथी के अंदर और बथुए के अंदर लेचूस एक ऐसी फसल है जो तापक्रम के साथ साथ प्रकाश की उपलब्धता पे भी इसका जमाव प्रभावित होता है। अभी मैं आते वक्त एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था। डॉक्टर आभा गोयल है, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है आरएमएल में, उनका प्रश्न था कि क्या मैं अभी लेट्यूस की बुआई कर सकती हूँ। तो हमने उनको व्हाट्सएप पे संदेश भेजा, नहीं, अभी आपको 20 दिन कम से कम और इंतजार करना है जब तक तापक्रम कम नहीं हो जाता है, क्योंकि अभी तापमान की अधिकता ज्यादा है, तापक्रम की ज्यादा है। इसी प्रकार से अगर मेथी है, कहीं सारे किसान आज प्रोग्राम सुनेंगे तो मेथी कल लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी अगर आप बाहर देखेंगे तो आपका तापक्रम 38 डिग्री के आसपास है, जो बहुत अधिक है। और ऐसी स्थिति में अगर किसान भाई अभी अगेती मेथी की बिजाई करते हैं और पानी की कहीं कमी है तो उसमें फ्यूजेरियम विल्ट यानी कि उकटा रोग आने की पूरी संभावना रहेगी। हालांकि उसके बचाव के लिए भी हम बहुत सारे तरीके किसान भाइयों को बताते हैं कि बीज को उपचारित करें, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें और पानी की अनियमितता ना होने देना, अधिक पानी हो न कमी हो, और उसको थोड़ा बीज की मात्रा अधिक बढ़ा ले। तो इस प्रकार से हम अगेती फसल का प्रबंध कर सकते हैं। लेकिन फिर वही है सब, उसमें खर्चा जो है वो लागत बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम अभी जो आज की वर्तमान स्थिति है वातावरण की, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में गर्मी की मात्रा बहुत अधिक है, वर्षा कम हो रही है या ना के बराबरी कह सकते हैं, ऐसे में पालक की बिजाई अभी तुरंत हमारे किसान भाई कर सकते हैं, जो आसानी से ली जा सकती है। साथ साथ साग सरसों की बिजाई कर सकते हैं,
धनिया की बिजाई कर सकते हैं। इन 3 फसलों की बिजाई तो ये अभी सीधे की जा सकती है। और जिनके पास पौधे, और इसमें ना जैसे ये अपने देसी होती थी सब्जियां पहले, चुलाई, कोंदरा, जो अपने आप भी मतलब उग जाते थे खरपतवार की तरह, तो इनकी भी कर सकते हैं अभी टाइम? अभी वैसे तो चुलाई की हमने हमारे संस्थान ने ही कई किस्मों का विकास किया और हम उसको भी प्रोत्साहित करते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जी के रूप में बारिश में आप लाल चुलाई, हरी चुलाई, या कुल्थी है, या करमवा साग है, इनका इस्तेमाल करें। जो लंबे पत्ते होते हैं शकरकंदी की तरह के। और ये अक्सर पानी के जो जल भराव होता है तालाबों के किनारे उगते हैं। या कमल डंडी भी है, उसके अरवी के पत्ते भी हैं। ये भी अरवी के पत्ते भी बहुत पौष्टिक हैं, तो इनकी उगाने की, खाने की सिफारिश करते हैं। लेकिन अभी इनका बिजाई का समय चला गया है। लेकिन अगर फिर भी कोई हमारा मान ले कोई किसान भाई या हमारे शहरी क्षेत्रों में किचन गार्डन में करने वाले हैं, तो अपने गमलों में, क्यारियों में अभी भी लाल चुलाई, हरी चुलाई की या करमवा साग की, कुल्थी की बुआई कर सकते हैं। उनको 1.5 महीने तक अभी उनको फिर आगे पत्ते उपलब्ध हो सकते हैं खाने के लिए। डॉक्टर साहब, ये हरा लहसुन और हरे प्याज का आपने जिक्र किया था, इसकी खेती जो की जाती है, क्या जो नॉर्मल प्याज होता है या नॉर्मल लहसुन जो हम इस्तेमाल करते हैं और जो हरे पत्तों के लिए हम यूज करते हैं, दोनों अलग अलग किस्में होती हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से आपने सही प्रश्न किया ज्योत्सना जी। लहसुन में क्या होता है कि आप देखते हैं कि आप घर में भी लहसुन का इस्तेमाल करते होंगे और उसकी जो गंठियां हैं आप ला के रखते हैं, लेकिन उनमें फुटाव नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर कोई भी किस्म आप लगाते हैं तो उसमें फुटाव नहीं आता, जमाव नहीं होता। जैसे मैंने अभी कहा कि अभी आप देखेंगे 10 दिन के बाद आपको हरा लहसुन बाजार में बिक्री के लिए आ जाएगा। तो वहाँ पे जाति विशेष का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी किस्म में जल्दी जमाव आ जाता है। अगर जमाव नहीं आता तो हम उसको निम्न तापक्रम पे रखते हैं कुछ दिन के लिए, 15 से 20 दिन के लिए 5 से 8 डिग्री तापक्रम पे रखते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं उगने के लिए। तो इससे जो है फिर वो बड़ी जल्दी से उग जाएगा और उग करके तैयार हो जाएगा। तो ये एक है। और इसको हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल में इसलिए सम्मिलित करना चाहेंगे क्योंकि इसका पूरा भाग जो है पौधे का, तना भी और पत्तियां भी सारी की सारी इस्तेमाल के लिए। जैसे मैंने अभी बंचिंग ऑनियन, हमने एक किस्म विकास की, पूसा सौम्या। प्याज की अलग अलग प्रजाति ये है, स्पीसीज है। जैसे हम प्याज को एलियम सीपा बोलते हैं, गार्लिक को एलियम सटाइवम बोलते हैं, तो इसको एलियम फिस्चुलेशम बोलते हैं। ये ऐसी स्पीसीज है जिसमें एक चायु भी इस श्रेणी में आती है। इनमें प्याज के कंद नहीं बनते, इनमें सिर्फ तने ही बनते हैं, इनका पूरा तना खाया जाता है। यह एक लीक भी है, मतलब इस्तेमाल ही वही किया जाता है उसमें। जैसे प्याज लहसुन में हमारे बल्ब बनते हैं, कंद बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। इनके अंदर सिर्फ तना होता है, फ्लेशी स्टेम होता है, लीफ होती है। और ये पोषण की दृष्टि से बहुत ही अच्छी हैं। इनमें सल्फर है, कैल्शियम है, आयरन है, डाइटरी फाइबर है। मैं बार बार डाइटरी फाइबर की इसलिए बात करता हूँ कि हमारे जो शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्रों में भी इवन आप जाइए, प्रोसेस फूड खाने की प्राथमिकता बढ़ती जा रही है। इससे हमारे खाने में रेशे की मात्रा, इससे जो है हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, बाउल मूवमेंट की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की वजह से, ये सारी रिलेटेड इश्यूज हैं। तो अगर हमारी डाइट में डाइटरी फाइबर होगा तो हमारा एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, शुगर से हमारा बचाव होगा, रक्तचाप में वृद्धि नहीं होगी, रक्त का जो दबाव है, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए जो हमारी लीफी वेजिटेबल्स हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनके अंदर डाइटरी फाइबर है और वो डाइटरी फाइबर हमारी बाउल की मूवमेंट के लिए बेहतर है, हमारे खान पान के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। टाइम ज़्यादा लगता है तो आप कम खाते हैं तो आपके शरीर को कम काम करना पड़ता है और इस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनता जाता है। जी। और डॉक्टर साहब, ये हरे प्याज और हरे लहसुन की अगर हम बात करें तो उसको लगाने का भी क्या यही उचित समय है? बिल्कुल, अभी लगा सकते हैं। हरे प्याज के लिए जैसे अभी जो हमारी ग्रीन ऑनियन के लिए है, पौध तैयार करके, जैसे हम संस्थान में बात करें, हम रोपाई कर चुके हैं, या बहुत सारे किसान गंठियों से बिजाई करते हैं और उनसे हरी प्याज जल्दी तैयार हो जाएगी। आप देखेंगे छोटा छोटा बल्ब के साथ तकरीबन 15-20 दिन में या अधिकतम अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपको बाजार में ग्रीन ऑनियन उपलब्ध हो जाएगी। तो वो 15 जुलाई के आसपास हमारे किसान भाई गंठियों की बिजाई कर देते हैं और उसको निकाल के हरी पत्तेदार प्याज के रूप में बेच देते हैं। ऐसे तो हमने किस्मों का विकास किया भी है कि जो हमारी सफेद बल्ब वाली किस्में हैं, जैसे आल ग्रीन है, पूसा वाइट राउंड है, पूसा
दूसरी चपटी वाली है, गोल वाली हैं, या अन्य किस्में भी हैं, उनको हम सिफारिश करते हैं कि ग्रीन ओनियन के लिए, क्योंकि उनका पूरा जो तना होता है वो सफ़ेद होता है, और जो लाल रंग की, गहरे लाल रंग की या पीली रंग वाली प्याज होती है वो थोड़ा लाल रखती है, तो बाजार में उनका भाव कम मिलता है, या किसान को उसका वो ऊपर से छिलका उतार के उसको सफ़ेद दिखाना पड़ता है। क्योंकि हमारे उपभोक्ताओं को जो चॉइस है, जो चीज़ चमकती है, दिखती है, वो बिकती है। हालांकि वो उसमें एंथोसाइनिन है, उसका हम वैसा कोई हमारे शरीर में नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। लेकिन जैसी मांग की, बाजार की मांग है, किसान उसी तरह से तैयार करके ला करके उपलब्ध कर। तो हमने पूसा वाइट राउंड, पूसा वाइट फ्लैट, ये जो किस्में हैं, या अर्ली ग्रेनो है, जिनके तने सफ़ेद होते हैं, उनको भी हम हरी पत्तेदार प्याज के रूप में उगाने के लिए सिफारिश करते हैं, और उसके सेट से लगाते हैं, तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और अक्टूबर तो इनके लिए बहुत ही अच्छा, अक्टूबर नवंबर तो बहुत अच्छा समय है, पैसा भी अच्छा मिलता है, क्योंकि उस समय बाजार में क्या होता है, मौसम परिवर्तन के कारण बहुत सारी जो सब्जियां, सर्दी वाली जो सब्जियां होती हैं वो आ नहीं पाती हैं, या महंगी होती हैं, और ऐसे में ये एक फिलर का काम करती हैं। तो किसान को ये अतिरिक्त आमदनी का जरिया बन सकता है, या बनता है, जो किसान इसको करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसान नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे किसान कर रहे हैं, बहुत सारे किसानों को और करने की आवश्यकता है। और साथ साथ ये भी आवश्यक है कि जो हमारे उपभोक्ता हैं, हम जो पढ़े लिखे उपभोक्ता हैं, इनको और ज़्यादा हमें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए शहरी क्षेत्रों में पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना जैसे मैं बात करूं सलगम की या मूली की, तो क्या इन्हें भी मतलब हम पत्तेदार सब्जियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं? ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मूलतः सलजम, मूली, और मैं तो कहता हूँ गाजर भी, ये तो जड़ वाली फसल है। हाँ। इनका खेती हम जड़ों के लिए ही करते हैं। लेकिन जड़ों के साथ साथ मूली में, सलजम में जो पत्ते हैं, उनके पोषणता को अगर आप देखें तो इनके पत्तों के अंदर, डंठलों के अंदर पोषण वैल्यू उसकी जड़ से कहीं ज्यादा अतिरिक्त है, ज्यादा है। लेकिन हम लोग बाजार में जाते हैं, वहीं पत्ते के साथ खरीदते हैं, वहीं तोड़ करके फेंक आते हैं। तो ये उपभोक्ताओं को अनुभव करने की, सीखने की आवश्यकता है कि एक तो आप प्रदूषण बढ़ावा दे रहे, और एक पूरे पौधे का आपने पैसा दिया, पोषक तत्व आपने फेंक दिए। मैं कहना चाहूंगा अपने श्रोताओं को कि आप बाजार जाए, मूली, सलजम को जब आप खरीदें, उनके पत्ते भी अपने साथ लेके आएं, उसकी भाजी बनाएं, उसका भाजी बना करके दही के साथ इस्तेमाल करें, पराठे में इस्तेमाल करें, दाल में करें, उसको फेंके ना। वो तो बहुत ही न्यूट्रिशनली रिच है, जड़ से कहीं ज्यादा पोषण वैल्यू उसके पत्ते की है। अभी कल ही मैं अपने क्षेत्र में था, तो वहां हम देखने को मिलता है कि एक लाल रंग की सलजम आती है, उसको लोग बोलते हैं पूसा लाल। पता नहीं कब हमारे संस्थान ने विकसित की थी या नहीं, या पूसा का नाम जुड़ा हुआ है। और उसकी जड़ तो छोटी होती है, उसका पत्ता बहुत अच्छा होता है। और हमारे क्षेत्र में, मेरठ के क्षेत्र में, बागपत के क्षेत्र में वो 150 रुपए किलो तक बिकता है, और उसका अभी आगमन शुरू हो गया है। आप जाएंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे याद आ रहा है चौड़े पत्ते वाली, और जो चौड़े पत्ते वाली, और वो छोटा होता है, लाल रंग का होता है, लेकिन उसकी पोषण वैल्यू इतनी अधिक है कि उसके अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब प्रचुर मात्रा में है। तो ये जो है हमारी स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली सब्जियां हैं, जिनको हम कई जाति विशेष के लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं क्षेत्र में देखता हूँ, हमारे मुसलमान भाई हैं, उसको बहुत चाह करके खरीदते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ दूसरे लोग वो कह रहे क्या ये, इसमें बहुत झंझट है, बनाना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना। तो मेरा तो ये मानना है कि स्वस्थ रहने के लिए हमको अच्छे खाने के लिए अच्छा पकवान बनाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक और साग होता है जिसे पुई के नाम से जानते हैं उत्तर प्रदेश में, आप उसके और भी नाम पढ़ रहे थे विनोद? हाँ डॉक्टर साहब ने, जैसे कलमी, जो ये तालाब में किनारे होता है, बथुए की जो जैसा पत्ते होते हैं, पतले शकरकंदी की तरह, जो शक्कर, वो उसको हम बोलते हैं करमवा साग बोलते हैं। अच्छा, करमवा साग है। मेरे संस्थान में हमने भी अपने यहाँ लगा के रखा है दिखाने के लिए। तो ये भी बहुत पौष्टिक है, लेकिन ये हमारी स्थानीय सब्जियां हैं। अच्छा।
स्थानीय सब्जियां इनके हमको शहर के लोगों को उनका ज्ञान नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर कोई किचन गार्डन में इसको लगाना चाहे तो कटिंग से हो जाता है। ये इसको आप जैसे शकरकंद कटिंग से होता है, कटिंग से हो जाता है। इसकी कटिंग लेकर के आप अपने किचन गार्डन में लगा दीजिएगा, गमले में लगा दीजिएगा, और उसमें थोड़ा पानी का ध्यान रखना पड़ता है, और वो बेल पूरा फैल जाएगी। और उसको आप समय समय पे काटते रहिए, काट करके उसको भाजी के रूप में इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन यह है कि उसमें थोड़ा सा जो हमारी गृहिणी है उनको अतिरिक्त परिश्रम करना है। और मैं तो कहता हूं कि पति को भी पत्नी का साथ देना चाहिए पत्तेदार सब्जियों के तैयार करने में, घर में रसोई में तैयार करने में, क्योंकि वो हम सब की परिवार को स्वस्थ रखने की सामूहिक जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं ये संदेश। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM गोल्ड की प्रसारण, और ये समय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात का। किसान की बात कार्यक्रम में आज हमारा विषय है हरी पत्ते वाली सब्जियों की उन्नत खेती, और स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर BS तोमर। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे बहुत सारी जानकारी ली। इसके अलावा वो कौन सी चीजें होती हैं जो हम, सितंबर की बात करें, सितंबर का भी लगभग 10 दिन निकल चुके हैं, जो इस समय हमारे किसान भाइयों को हरी पत्तियों में उगा सकते हैं, मतलब ये इन सब्जियों में? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे पालक है, पालक में हमारे किसान भाई अभी आल ग्रीन भारती, ये 2 किस्में हैं जिनको उगा सकते हैं। उनके लिए कोई अभी बिल्कुल उपयुक्त समय है, और उनका बीज भी किसान भाई चाहे तो राष्ट्रीय बीज निगम से, या पूसा संस्थान का जो हमारा बीज उत्पादन इकाई है, या हमारे संभाग से, साके विज्ञान संभाग से ले सकते हैं। और धनिया की जो है कई सारी किस्में हैं, जैसे पंथ हरितमा है, और पंथ हरितमा है, पंजाब कालवी है, तो इनका भी बिजाई अभी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और उसमें मैं उनको बताना चाहूँगा, उसमें थोड़ा सावधानी रखें बुआई में, कि कई बार किसान भाई पूरा दाना जो इस्तेमाल करते हैं बुआई का, तो उसको पहले 2 हिस्सों में तोड़ लें, तोड़ करके उसको 18 से 20 घंटे पानी में भिगो दें। और जब पानी में भिगोते हैं तो उसमें 2 से 2.5 ग्राम दवाई प्रति किलोग्राम बीज के दर से दवाई डाल दें, और 18 से 20 घंटे कौन उनको, सी दवाई? बाविस्टीन है या कैप्टान है, इनमें से कोई भी 2 फफूंदनाशी हैं, इनको किसान भाई ले सकते हैं। 18 से 20 घंटे भिगोने के बाद फिर उसको छायादार जगह में थोड़ा सूखा कर लें, ताकि बुआई करते समय वो उनके क्लम्प ना बने, गुच्छे ना बने, और वो चिपके ना आपस में, सुगमता से उनकी बुआई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, 2 हिस्से करने का जो आपने बताया, इसका क्या औचित्य है? क्या होता है कि अगर हम पूरा साबुत बीज इस्तेमाल करते हैं तो बीज की मात्रा ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इसके अंदर ये मल्टी एम्ब्रियोनिक प्लांट होता है।
तो और इसमें अगर एक बीज बोएंगे तो सारे पौधे एक ही जगह उगेंगे तो पूरा क्लस्टर बनेगा, कमजोर हो जाएंगे, अच्छा। ग्रोथ उतनी नहीं होगी। अगर हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं तो अगर उसके अंदर 5 एम्ब्रियो हैं तो 3 एम्ब्रियो हो सकता है एक जगह चले जाएं, 2 एम्ब्रियो एक साथ, तो उससे जो पौधे बनेंगे तो 2 से 3 पौधे बनेंगे, तो वो तेजी से बढ़ेंगे, तो और उससे जमाव जल्दी हो जाएगा और बीज कम लगेगा। इससे दोनों फायदे उसके रहते हैं। तो ये सावधानी हमारे किसान भाई रखें। और तीसरा, साग सरसों की बुआई भी अभी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। उसकी पूसा साग 1 एक किस्म है। ऐसे तो हमारे किसान भाई यूरोपियन किस्म की जो साग है उसको भी लगाते हैं, जो सिल्वर कलर के पत्ते होते हैं, लेकिन जो हमारी स्थानीय साग सरसों है, पूसा साग 1 जो हमने विकसित की है, वो बहुत अच्छी किस्म है, तेजी से बढ़ती है, उसके मीठे होते हैं पत्ते और जल्दी वजन देती है, एक कटाई के लिए उपयुक्त है और 40 से 50 दिन के अंदर वो बुआई के तैयार हो जाती। फिर किसान भाई दूसरी फसल उस खेत में ले सकते हैं। तो ये अंतर फसल, एक मतलब जो मिश्रित खेती कर सकते हैं। नहीं, हम ये कहेंगे कि जो इंटरक्रॉप भी नहीं कहेंगे, 2 फसलों के बीच में जो समय मिलता है, समय मिलता है 50 से 55 दिन का, उसको किसान भाई इस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अरबी के पत्तों का जिक्र किया, तो अरबी के पत्ते, मूली के पत्ते तो खैर ये सर्दियों में ही लगते हैं, तो इनको उगाए, अगर कोई उगाना चाहे तो कौन सा समय सही होता है? अरबी को बुआई करने के लिए हम कहते हैं कि अप्रैल मई और जून तक इनको हम बुआई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्याज और लहसुन की तरह क्या अरबी के भी पत्तों के इस्तेमाल के लिए दूसरी किस्में होती हैं और अरबी के इस्तेमाल के लिए दूसरी किस्में? नहीं, अरबी के अंदर ऐसा नहीं है। अरबी 2 उद्देश्य से उगाता है किसान। एक तो पत्ते के लिए उगाता है। पत्ते की आप जानते हैं कि उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है, तो वो स्थानीय बाजार के लिए होता है। तो जहाँ पे स्थानीय बाजार में मांग है तो वहाँ पे किसान भाई उसके पत्ते कटाई करके उसका बंडल बना करके बिक्री के लिए लाता है। और जब उसका उद्देश्य पत्ते बेचना नहीं होता, दूर स्थान पे है, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पत्तों की मांग नहीं है, तो वहाँ पे वो उसको अरबी के कंदों के लिए इस्तेमाल करता है और वो अगस्त के अंत से शुरू कर देता है निकालना अरबी। आप देखते हैं बाजार में अरबी अभी उपलब्ध है और आगे आने वाले समय इसकी उपलब्धता और बढ़ेगी। जी डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी जानकारी आपने बहुत कम समय में हमारे श्रोताओं को दी। उम्मीद करते हैं वो भी जरूर इसका फायदा उठाएंगे। फिलहाल अनुमति दीजिए मुझे, ज्योत्सना और मेरे सहयोगी विनोद कुमार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।